ओके, नेक्स्ट आर्टिकल आता है इंडस्ट्रियल आउटपुट को लेके, और ये इंडियन इकोनॉमी के पेपर से इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जो हेडिंग आप पढ़ते हो वहां के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले आर्टिकल को देखो, इंडस्ट्रियल आउटपुट, ये स्लो है न्यू डेटा सीरीज के हिसाब से, बड़ा कुछ बोल गया ये। तो अभी हुआ क्या था, रिसेंट बेस ईयर चेंज हुए। बेस ईयर चेंज किस किसके हुए, तो 4 आइटम्स यहां पे बोली गई थी। वन वॉज जीडीपी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, और एक है आपका आईआईपी। अभी ध्यान से सुनना, इसका चेंज हुआ टू 2022 टू 2023, इसका हो गया सिर्फ 2024। इसका कैलेंडर ईयर यूज होता है, कभी आप 2 साल नहीं सुनोगे इसके केस में। एंड इसका प्रपोज करा गया है, अभी तक चेंज नहीं हुआ है। और प्रपोज क्या किया है, तो 2022 से लेके 2023, तो ये प्रपोज्ड है, अभी बोला है, अभी चेंज नहीं हुआ है, तो इसका भी पेंडिंग है। एंड एक आता है आपका, जो इसके मैं हर बार भूल जाती हूँ, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यस, 2022-23, ये इनके बेस ईयर हैं। बेस ईयर का मतलब होता है कि इस साल के डेटा को हम कंपेयर करेंगे आज के डेटा के साथ कि कितनी ग्रोथ हमने करी। अब न्यू डेटा सीरीज के हिसाब से इस बार आईआईपी इंडेक्स भी निकाला गया, और जब नया इंडेक्स निकाला तो देखा कि ग्रोथ कम आई। कम क्यों आई, क्योंकि पहले बेस ईयर यूज होता था 2011-12। सोचो इतना पुराना डेटा हम यूज कर रहे हैं जब हमारी करेंसी की वैल्यू कुछ और थी। उस टाइम पे हम मैन्युफैक्चरिंग शायद उतने लेवल पे नहीं कर रहे थे, उस टाइम का डेटा कंपेयर करने के लिए यूज कर रहे थे। तो अब बोला कि नया बेस ईयर जब हमने यूज करा तो उसके हिसाब से याद रखना ये वाला पॉइंट, पहले कितना था लास्ट ईयर के अप्रैल मंथ में, तो 5.8% पे था। पर इस बार जब नया डेटा सीरीज यूज करा तो हम पहुंच चुके हैं 4.9% के ऊपर। ये क्यों चेंजेस आए, तो पहले बेस ईयर भी क्या था 2011-12, तो उस टाइम पे अप्रैल मंथ जो लास्ट ईयर का था 25 का, उसमें हमने 5.8% इंडस्ट्रियल आउटपुट जो आती है उसमें ग्रोथ करी। एंड अभी है 2022-2023, तो इसमें हम पहुंच चुके हैं 4.9%, क्योंकि अब हमें आईना भी तो दिखा, मिरर इमेज भी तो हमें सामने आई कि अब आपने रीसेंट वाला डाटा यूज करा, तो ऑब्वियस सी बात ही ये भी घटना ही था। जैसे जीडीपी के केस में भी आपने देखा, उसमें भी ये घटा था परसेंटेज। क्यों घटता है, क्योंकि अब आप एक्चुअल जो रेट है उनके हिसाब से कंपेयर कर रहे हो चीजों को। तो ये नया बेस ईयर जब ऐड करा तो हम आ चुके हैं 4.9% के ऊपर। अब इसमें चेंजेस होंगे बाय ईयर एंड, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी मेजर करी जाती है। तो अभी के लिए जो डेटा याद आपने रखना है वो लास्ट ईयर का था 5.8%, अभी वाला कितना आएगा 4.9%। वो अप्रैल लास्ट ईयर का है, ये वाला अप्रैल इस ईयर का है 2026 का। अब ध्यान से सुनना, आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये 4.9% पहुंचा है इस साल अप्रैल 2026 में। पर किस सीरीज के अंडर, नए वाली सीरीज के अंदर। बेस ईयर कितना है इस बार 2022-2023। अभी के लिए बेस ईयर में मैं डिटेल में नहीं जा रही, पर इतना याद रख लो, जैसे हमारा जो नया साल है वो कब शुरू होता है, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू चलता है। जैसे ये चला 2026, 1 अप्रैल 2026, और चलेगा कब तक 31 मार्च 2027। तो इसी वजह से बेस ईयर में आप देखोगे 2 साल यूज करे जाते हैं, क्योंकि हम न्यू ईयर यहां से शुरू करते हैं। पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के केस में हम यूज करते हैं कैलेंडर को, तो इसी वजह से एक ही साल वहां पे हमने लिखा 2024। बस बाकी इकोनॉमी में स्टोरी आप पढ़ते हो, यहां तक इतना ही याद रखना था। अब नेक्स्ट देखो, ग्रोथ लोअर है इफ कंपेयर टू लास्ट ईयर की। अप्रैल 2025 में कितनी ग्रोथ हुई थी 5.8%, पर उस टाइम पे बेस ईयर कितना था 2011-12। तो अब भी सी बात है, हमें अपडेटेड डेटा चाहिए तो उसके लिए बेस ईयर भी चेंज करना पड़ना था। डन, तो ये इतनी स्टोरी हुई। और इस बार जो चेंजेस करे गए हैं आईआईपी इंडेक्स के अंदर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचना कि इस बार यूपीएससी ने नहीं पूछा था यहां से सवाल, अगली बार पूछ लेगा, इतना भी क्या हो गया। उसने तो बोला है 1.5 साल का करंट अफेयर आएगा, तो आपको ये अगले साल पूछ लेंगे। तो इस बार कुछ नई चीजें भी ऐड करी गई। जब इंडस्ट्री वर्ड बोला जाता है, आपको किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग दिखेगी, कहीं पे माइनिंग हो रही होगी, एक्सट्रैक्शन कर रहे होंगे मिनरल्स वगैरह की, जैसे आयरन ओर मिल गया, हेमेटाइट मिल गया, तो उसमें से क्या निकालना शुरू कर दिया, आयरन को निकालना शुरू कर दिया। तो इंडस्ट्री में आपको कुछ कामकाज चलता हुआ दिखेगा। पर इस बार एक्सपैंड कर दिया इसकी कवरेज को। पहले क्या क्या थे, माइनिंग था, मैन्युफैक्चरिंग था, इलेक्ट्रिसिटी था, इनके ऊपर तो फोकस कर ही रहे थे, इस बार भी फोकस किया हुआ है। पर एक नई चीज है जो ऐड करी है, ये पहले यूज नहीं होती थी। इस बार इन्होंने बोला कि वाटर सप्लाई भी हमने देखनी है। वाटर सप्लाई के लिए भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, पाइपलाइन कंडक्ट करनी पड़ेंगी, आपको टैंकर्स बनाने पड़ेंगे जहां से पानी की सप्लाई होगी, ये डायमेंशन भी यहाँ पे ऐड करा। नेक्स्ट देखोगे तो सीवरेज एंड वेस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटी, जितनी ज्यादा शहरीकरण यानी कि अर्बनाइजेशन हो रही है, तो उसके साथ क्या हो रहा है, इन दोनों की क्वांटिटी भी बढ़ती जा रही है। सीवरेज भी आपको दिखेंगे आज के टाइम पे, वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम भी आ रही है, तो ये वाला फैक्टर भी इंडस्ट्रीज के अंदर ऐड करा। इसके लिए भी तो इंफ्रा बनेगा, कहीं ना कहीं किसी चीज की प्रोडक्शन होगी तो इसको भी ऐड करा है। एंड एक आएगा गैस की सप्लाई,
गैस की सप्लाई सोची भी नहीं होगी एक टाइम पे। रिफाइनरीज वगैरह तो आप पढ़ते हो कोर इंडस्ट्री के अंदर, पर इसमें गैस सप्लाई की बात कर रहे हैं। एलपीजी तो है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि प्रॉपर सिलेंडर्स के अंदर जा रहा है, पर एक आती है पीएनजी, पाइप्ड नेचुरल गैस, जिसमें घरों में डायरेक्टली पाइपलाइन के थ्रू गैस की सप्लाई कर दी जाती है। तो जो गैस सप्लाई का इंफ्रा है वो कैसा चल रहा है, तो इस बार वो भी इसमें कवर करें। तो 3 ऐसे सेक्टर्स हैं जो इस बार न्यूली एडेड है आईआईपी के अंदर, दैट इज जो इंडस्ट्रियल इंडेक्स आता है प्रोडक्शन का। वाटर सप्लाई, नेक्स्ट इज सीवरेज एंड वेस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटी, एंड तीसरा आ गया गैस सप्लाई। ये तो लर्न ही करने हैं, बाकी ये तो चल ही रहे हैं, माइनिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इनके ऊपर तो फोकस बड़े पहले से चलता रहे। पर ये कुछ नए सेगमेंट्स हैं जो इसी साल ऐड हुए, तो इस साल बड़ी सारी नई चीजें ऐड हुई। जब 2026 में देखा गया डेटा इफ कंपेयर टू 2025 के डेटा के साथ, कि इस बार ड्रॉप दिखा हमें। ग्रीव बोलते हैं कि ग्रोथ कितनी हुई, वो ग्रोथ के मेंशन कर रहा है कि 4.9% है अप्रैल 2026 में। दूसरा, ग्रोथ तो देखी हमें कम इफ कंपेयर टू 5.8% ऑफ अप्रैल 2025। उस टाइम बेशक ज्यादा थी पर अभी घटी, पर क्यों घटी, तो यहाँ पे बेस ईयर भी याद रखना है आपने। इस बार कितना है 2022-23। एक चीज ये भी दिखी, और साथ में नए सेगमेंट्स में हमने कुछ ऐड करे हैं। और ये जो नए सेगमेंट है ये प्रॉब्लम रिसेंट प्रॉब्लम्स है, पहले इतनी ज्यादा नहीं थी इससे रिलेटेड। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ती चलेगी वो ये प्रॉब्लम इमर्ज करेगी, सीवरेज की प्रॉब्लम इमर्ज करेगी। फिर सबसे बड़ी दिक्कत वेस्ट को मैनेज कैसे करना है, उसका इंफ्रा कितना बनाया आपने, ये प्रॉब्लम भी इमर्ज करेगी। एंड गैस सप्लाई, ज्यादा फोकस नहीं कर रहे थे पहले गैस सप्लाई के ऊपर, रिफाइनरी पे कर रहे थे पर गैस सप्लाई पे नहीं कर रहे थे। वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट हुआ जहां से हमारी ये गैस सप्लाई आ रही थी, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी बोला था पीएनजी की सप्लाई को इंक्रीज कर दो, पाइप नेचुरल गैस, पाइप के ही थ्रू आपको गैस की सप्लाई कर दी जाएगी। तो इसके ऊपर फोकस किया, तो उसके लिए पाइप भी तो बनानी पड़ेगी, वो भी इसमें करा। तो ये वाले नए सेक्टर है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये लिखिए यहाँ पे, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। चलो जी नेक्स्ट देखो, बेस ईयर रिवीजन, पहले 11-12 था, अब 22-23 हो चुका है। और इंडेक्स की वैल्यू जब भी देखो जो बेस ईयर लिया जाता है ना, उस टाइम पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू 100 है, फिर 100 के हिसाब से हमारे पास डाटा निकल के आता है। ठीक, तो 100 को हम अज्यूम करते हैं, फिर हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं कि इस बारी कितनी हुई होगी। और साथ में लिखा है इंप्रूव्ड ग्रेन्युलैरिटी। ग्रेन्स जो होते हैं ना, जैसे सोचो एक तरफ आपने आटा है डो करके रखा हुआ है प्रॉपर, और एक तरफ आटा ही है खुला सूखा, तो किसको आप इजीली काउंट कर पाओगे? डो को दिख रहा है आपको सीधा कि हाँ बना हुआ है प्रॉपर, एक डो रखा हुआ है साइड में। या शायद किसी ने चपातियां बनानी थी 10, तो उसको पीसेस में कन्वर्ट कर दिया, 10 बना दिए, आपको दिख रहे हैं, वो काउंटेबल फॉर्म है। पर अगर बोले एक एक कण को काउंट करो, वो तो टफ हो जाता है। पर जब आप पढ़ते हो उनको एनालिटिक्स की टर्म में, तो ग्रेन्युलैरिटी का मतलब होता है ज्यादा डिटेल। मतलब एक हेडिंग थी, उसकी आपने सब हेडिंग बनाई, सब हेडिंग में भी आपने चार्ट्स बनाने शुरू कर दिए। मतलब एक बड़ी सी चीज थी, उसे मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर तोड़ दिया। तो जैसे पीछे आपने देखा, पहले माइनिंग के ऊपर फोकस कर रहे थे, सिर्फ आपके इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर फोकस कर रहे थे, अब बोला कि और डाटा ऐड करने की जरूरत है, कि इंडस्ट्रीज के अंदर और भी इंफ्रास्ट्रक्चर आज के टाइम पे डेवलप हो रहे हैं, तो वो भी ऐड करने पड़ेंगे। तो ग्रेन्युलैरिटी को इंप्रूव कर दिया है। माइनिंग सेक्टर को देखो, सबसे पहले माइनिंग ही लिखा था ना, अब माइनिंग सेक्टर को और ज्यादा क्लासिफाई कर दिया। तो पहली हेडिंग बनेगी माइनिंग सेक्टर, पर उसके अंडर क्या आएंगे, एक आएंगे फ्यूल मिनरल्स, देन उसके बाद आएंगे मेटल। फ्यूल मिनरल्स में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, वो सारा आ जाएगा यहाँ पे, जो भी फ्यूल की फॉर्म में आप यूज कर रहे हो उनका मेंशन करा जा रहा है। एक आगे मेटालिक मिनरल, जैसे आयरन ओर आ गया, कोल आ गया आपके पास, तो ये सारे इसके अंदर एग्जाम्पल यूज हो जाएंगे। नॉन मेटालिक मिनरल जैसे लाइमस्टोन है, डोलोमाइट है, लाइमस्टोन। अब लाइमस्टोन में से कोई मिनरल तो आप नहीं एक्सट्रैक्ट करते, पर इसके बिना बिल्डिंग रेडी नहीं होती, तो लाइमस्टोन भी आपको चाहिए। तो मेटल तो नहीं निकली, पर हाँ यूज हो रहा है ये भी। मेटालिक मिनरल में जैसे मैंने आयरन ओर बोला, ओर में से आपको आयरन तो निकालना ही पड़ेगा, तो ये भी इसके अंदर एक क्लासिफिकेशन कर दी। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को भी क्लासिफाई कर दिया। पहले क्या होता था, हम कोल के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट थे, तो कोल का मेंशन किया, साइडलाइन हुए। पर आज के टाइम पे हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब क्लीन सोर्स से हमें इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप करना है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आ गया, सोलर पावर आ गई, विंड एनर्जी आ गई, जियोथर्मल एनर्जी आ गई। तो आजकल हम क्या कर रहे हैं, साफ सोर्सेज की तरफ वेरी कर रहे हैं। तो रिन्यूएबल सोर्स बना दिया और एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स बना दिया। ये साफ वाले आ जाएंगे, नॉन में अभी भी वही ट्रेडिशनल वाले कोल वगैरह जो हुआ करते थे, जिससे बहुत सारे एमिशन एमिट होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एक्सेट्रा। न्यू बास्केट ऑफ गुड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है नई सीरीज के अंदर। तो जब आप इस साल इकोनॉमी के बारे में पढ़ोगे तो ये नई चीजें ऐड हो जाएंगी आपके स्टैटिक वाले पार्ट में। नाउ न्यू सीरीज के अंदर देखना, आइटम के ग्रुप कितने हैं, 463। अब इनमें भी फर्दर कुछ ना कुछ आइटम्स होंगी, तो अब टोटल कितनी हो चुकी हैं, 1042 प्रोडक्ट्स। अब बिल्कुल याद करने वाली लाइन है, पेपर से पहले याद करने वाली लाइन है, अभी आप भूल जाओगे इसको। वैसे भी ओल्ड सीरीज में कितने थे, तो टोटल आइटम के जो ग्रुप्स है वो 407 थे।
अब इसके अंदर कितनी प्रोडक्ट्स थी, तो 839 प्रोडक्ट्स थी, तो मतलब इस बारी प्रोडक्ट्स भी इंक्रीज हुई, वो तो आपको दिख ही गया स्टार्टिंग में नए सेगमेंट जब ऐड हुए तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट्स इंक्रीज होनी थी, और इतनी ज्यादा क्लासिफिकेशन करी तो प्रोडक्ट्स इंक्रीज करनी ही थी। अब इसके बाद जो सेक्टोरल एंड मैन्युफैक्चरिंग वेट है उनको भी रिवाइज करा गया है एज पर जीवीए। अब ये ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड में आप क्या करते हो, जितनी भी वैल्यू आपकी निकल के आई गुड्स एंड सर्विसेज की, एक तो इनकी वैल्यू आएगी, गुड्स आगे जो फिजिकल एसिड्स हैं जिनको आप टच कर पा रहे हो, जो आपने मैन्युफैक्चर करे, सर्विस आगे आईटी सेक्टर कंसीडर कर लेते हैं, तो ये गुड्स एंड सर्विसेज की एक तो टोटल वैल्यू देखी जाएगी, और इसमें से माइनस कर दिया जाएगा कि जब भी ये प्रोडक्ट्स बनाई गई तो कुछ ना कुछ इनपुट आपने दी होगी, जो इनपुट दी थी उसको आपने यहां से सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी बीच में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनी होगी उसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है। एग्जाम्पल के साथ समझना इसको ध्यान से, ब्रेड खाते हो सारे, कंसीडर कर लेते हैं आज जो ब्रेड का पैकेट है वो आया 1000 रुपए का, अजम्पशन है ये, अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, अभी तो 60 के आसपास ही है, एक टाइम पे 10 रुपए का भी था। अब इस ब्रेड को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, एक तो आटा लगेगा, फ्लोर का वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं 100 रुपीज, शुगर भी लगेगी, थोड़ी सी मिठास भी एडेड होती है उसमें, तभी तो चींटियां लगती हैं, तो राइजोपस भी इस पे उगता है, तो कुछ ना कुछ प्रेजेंट होता है ऐसा, तभी फंगस होगा वहां पे। शुगर की कंसीडर कर लेते हैं 200 रुपए, और जब इसको बनाया गया तो जो इंटरमीडिएट कॉस्ट निकल के आई वो लगी लगभग 100 रुपए रख लेते हैं, तो 100 200 300 और ये हो गया 400, तो ये तो बनाते टाइम लग गया सारा प्रोडक्ट, पर जो लास्ट में प्रोडक्ट का आपने प्राइस रखा वो कितना था 1000, अब 1000 में से इसको माइनस कर लो, फिर 400 कितना आ गया 600, तो ये जो जीवीए निकल के आया ये कितना है मेरे पास 600 रुपए। तो ये ऐसे ही बड़ी बड़ी कमोडिटीज के लिए काउंट करते हैं, हमने तो जस्ट ब्रेड का एक एग्जांपल पिक करके इसे यूज करा, ये अपने में ही सेपरेट टॉपिक है जीवीए, तो इसको भी डिटेल में नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला कि इसके हिसाब से भी हमने चीजों को रिवाइज करा है जीवीए के हिसाब से, कि इनपुट कॉस्ट इंटरमीडिएट की कॉस्ट कितनी कितनी आती जा रही थी, तो उसके हिसाब से भी रिवीजन करा गया है, और बेस ईयर तो चेंज कर ही दिया, थोड़ा जीवीए को भी यहाँ पे कंसीडर करे। बस मैंने आपको बता दिया ये जो जीवीए है ये कैसे निकल के आएगा, जो आउटपुट की वैल्यू होगी उसमें से इंटरमीडिएट कंजप्शन जो भी चीजें हुई वो सारी सब्ट्रैक्ट कर दी जाएंगी, क्योंकि वो इसी में काउंट होगी ना, तो इंटरमीडिएट वाली को माइनस कर दिया जाता है। बाकी अभी जीडीपी भी आप पढ़ेंगे, तो जीडीपी पे नहीं जा रही मैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो उसमें और डिटेल में आपको पता लगता है, उसके बाद जीवीए आप पढ़ते हो, ठीक है। तो जीडीपी इज कंप्लीट टॉपिक ऑफ इकोनॉमी वाला पार्ट, तो अभी जस्ट जीवीए का लग गया ना पता, यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा था कि जो फाइनल आउटपुट है उसमें भी कुछ इंटरमीडिएट्स बने होंगे, इंटरमीडिएट की कॉस्ट को साइडलाइन करा, जो एक्चुअल वैल्यू थी वो क्या निकल के आई ये वाली, तो इसके साथ कंपेयर किया जाएगा, तो इसमें भी रिविजन करे गए। नेक्स्ट देखो सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देख लो, अब सेक्टर वाइज यानी कि जो इस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर मल्टीपल एरियाज हैं उनमें कितनी कितनी ग्रोथ हुई। तो सबसे पहले माइनिंग एंड क्वेरिंग, माइनिंग मतलब मिनरल्स की आप एक्सट्रैक्शन कर रहे थे, क्वेरिंग पत्थरों को तोड़ रहे थे, उनको कंज्यूम करना था, यूज करना था इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ये डिक्लाइन हुआ है कितना, तो बाय 5.1%, 5.1% इसका डिक्लाइन देखने को मिला। मैन्युफैक्चरिंग अगर देखें तो अभी आप रिसेंट सुन भी रहे थे कि मैन्युफैक्चरिंग घट रही है, मैन्युफैक्चरिंग पे इंडिया को बूस्ट करना चाहिए, तो पर फिर भी अगर आप देखो तो ये ग्रीव कर रही है बाय 6.2%, पर अगर लास्ट साल के साथ कंपेयर करोगे तो लास्ट साल कितनी थी 6.3%, तो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, ऑल्दो मैन्युफैक्चरिंग ग्रो कर रही है इंडिया के अंदर, ठीक है, पर लास्ट साल के हिसाब से थोड़ी सी कम रहेगी ये वैल्यू। इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस सप्लाई देखोगे ये इंक्रीज कर रहा है बाय 4.9%। वाटर सप्लाई, सीवरेज एंड वेस्ट मैनेजमेंट अगर देखोगे तो ये प्रॉब्लम जैसे जैसे बढ़ेगी तो इंफ्रा भी वैसे वैसे ही बनाना पड़ेगा, ये भी बढ़ रहा है बाय 6.6%, तो इसमें इंक्रीमेंट देखा गया। तो ओवरऑल आप देखें माइनिंग एंड क्वेरिंग में डिक्लाइन देखा गया है बाय 5.1%, एंड मैन्युफैक्चरिंग लगभग इक्वल सी है, पर अगर लास्ट साल के साथ कंपेयर करोगे ये घटा है। और इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस सप्लाई, ये वेस्ट एशिया में जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो इसके बाद इंफ्रा और ज्यादा डेवलप करने की ट्राई करी गई, तो ये भी 4.9% बढ़ा है। और वाटर सप्लाई, सीवरेज एंड वेस्ट मैनेजमेंट देखोगे ये भी बढ़ा है बाय 6.6%। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस आप देखें तो इंडस्ट्रीज ने कॉन्ट्रैक्शन शो करी है। अब वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, देखा आपने कई इंडस्ट्रीज शटडाउन भी कर जाती हैं, बड़े सारे इंपैक्ट्स आए। कोक एंड रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अब देखो ये वही है सारे जिनके लिए रॉ मटेरियल कहां से आता था, फ्रॉम वेस्ट एशिया, बहुत ज्यादा हिट हुआ है, ये भी -0.4% पे चला गया है, ये माइनस में आ गया। इसके बाद वेयरिंग एपरल, ये टी शर्ट, शूज, वो सारी चीजें आ गई इसके अंदर, ये भी -7% पहुंचा हुआ है। इसके बाद वुड की प्रोडक्ट्स देखोगे अगर, अदर देन फर्नीचर, उसके अलावा जहां जहां पे भी वुड का यूज करा जाता है, ये भी -12.5% पे पहुंचा हुआ है। तो इनमें ओवरऑल आपको क्या दिख रहा है, डिक्लाइन, ये नेगेटिव ग्रोथ यहां पे दिखाई दे रही है। अब ऐसी इंडस्ट्री जहां पे हाईएस्ट ग्रोथ हुई वो है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट,
इसका इंफ्रा भी तो इंडिया बनाने की ट्राई कर रहा है। यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करा साइन, तो उसमें भी एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन था, तो ये प्लस 19.2% से ग्रो कर रहा है। तो ये तो आगे वो वाले जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ही कर दिया माइनस में ही चले गए। ये वो आ गया जिसने हाईएस्ट ग्रोथ करी, दैट इज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन भी करी गई कि किन किन चीजों को आप यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी गुड्स आ गई। पहले तो ये डिफरेंस देख लो सारा। प्राइमरी गुड्स का मतलब है जो डायरेक्टली आप नेचर से एक्सट्रैक्ट कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल कोल आ गया, आयरन ओर है, क्रूड ऑयल है, एटसेट्रा। इनको फिर आप रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हो और इनमें से कोई ना कोई चीज एक्सट्रैक्ट करते हो। ये रॉ मटेरियल है एक तरह से, जब प्राइमरी सोर्स की बात कर रहे हैं। सेकेंड आप देख रहे हो कैपिटल गुड। कैपिटल गुड मतलब किसी दूसरी गुड को बनाने के लिए यूज करा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मशीन है, मशीन से ऐसे थोड़ी होगा मशीन खुद ही आपको कुछ डेवलप करके दे दोगी। आलू भी अगर सोना बनाएगा तो आलू तो डालना पड़ा ना, तो रॉ मटेरियल तो वहां पे चाहिए था, तभी वो सोना वहां पे निकल के आ रहा था। तो ये मशीन क्या है? ये मशीन एक जरिया है किसी आइटम को बनाने के लिए, तो इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड। आप बोलते हो ना कि जब कैपिटल, जब कोई आपने बिजनेस शुरू करना होता है, कुछ चीजें आपको खरीदनी पड़ती है, बाद में लॉस होगा प्रॉफिट होगा वो बाद की बात होती है, पर पहले आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है कुछ चीजों पे। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला मेरे को प्रिंटिंग प्रेस ओपन करनी है, कि न्यूज़पेपर की बिक्री अचानक से बढ़ गई है, मैंने भी प्रिंटिंग शुरू करना है, पहले मशीन लेनी पड़ेंगी नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस बाद की बात है, पर पहले मशीन आपको खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि अगर प्रिंट करना है वो मशीन आपके पास होनी चाहिए, तो उसको कैपिटल गुड में काउंट करा जाता है। इसके बाद आगे इंटरमीडिएट गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन गुड्स आगे, कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मतलब जिनकी ड्यूरेशन ठीक ठाक लंबी होती है, जैसे कि आपके घर में फ्रिज है, फ्रिज का ऐसे थोड़ी होता है कि एक ही दिन के लिए यूज होएगा, सालों साल चलता है। पुराने क्वालिटी के होंगे तो आज भी चल रहे होंगे, पर आजकल के 5 चल गए, 6 साल चल गए, या मैक्सिमम 10 साल चल गए। इस तरह से ये ड्यूरेबल्स में काउंट होते हैं। नॉन ड्यूरेबल का मतलब है खराब हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल फूड आइटम्स 3 दिन से ज्यादा रखी खराब हो जाएंगी। कुछ चीजें ऐसी भी होंगी एक ही दिन बनाई एक ही दिन में खानी पड़ेंगी, वो नॉन ड्यूरेबल होती हैं, ज्यादा टाइम के लिए उनको आप नहीं रख सकते। तो ये सारी आइटम्स को भी यहाँ पे क्लासीफाई करा गया। देन कैटेगरीज, जहां पे स्लो ग्रोथ हुई तो प्राइमरी गुड्स आएंगी 0.8%, कंज्यूमर ड्यूरेबल 4.3% एंड कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल 2.8%। छोड़ सकते हो इनको, अब सारे परसेंटेज याद नहीं करने। ये फास्टर ग्रोथ बताइए कहां कहां पे हुई, सारे मत याद करना, पर वो 4.9% वाला डेटा वाज इंपॉर्टेंट। एंड कहां पे इंक्रीमेंट हुआ है, कहां पे डिक्रीज हुआ है, अगर 2025 के साथ कंपेयर करें, उतना पैटर्न पता होना चाहिए। सारी परसेंटेज याद करने की जरूरत नहीं है। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट था। और अभी तो हमने इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट देखा, इससे पहले आपने कोर इंडस्ट्रीज का सेक्टर भी देखा था, जिसमें इंपॉर्टेंट 8 इंडस्ट्रीज आती हैं